हेलो एवरीबॉडी, दिस इज खुशी और मैं आप सभी का मेरा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए सेशन के साथ आए हैं जिसमें हम पेपर 1 जीके जीएस का यूनिट 5 कर रहे हैं, जहां हम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश की टूरिज्म और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। अब भाई आप सभी को तो पता है मध्य प्रदेश हमारे इंडिया का हार्ट है। अब मध्य प्रदेश के इस इंडिया के हार्ट में कितनी सारी प्यारी प्यारी जगहें हैं घूमने के लिए, और आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू में कितनी प्यारी प्यारी डेस्टिनेशंस हमारे मध्य प्रदेश में जो देखी जाती हैं, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, टूरिज्म इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो टूरिज्म है उसके बारे में बात करते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के टूरिज्म से रिलेटेड पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टूरिज्म है क्या। टूरिज्म इट्स लाइक ट्रिप्स, है ना। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो, चाहे एजुकेशन पर्पस के लिए हो, रिसर्च के लिए हो, बिजनेस पर्पस के लिए हो, जब हम यहाँ से वहाँ कहीं पे भी किसी भी जगह पर जाते हैं, इट्स ऑल टूरिज्म। एंड टूरिज्म के बारे में हमें बताने की क्या ही जरूरत है, आपको काफी ज्यादा पता होगा डेफिनेटली। अब टूरिज्म में हम कैसे स्पॉट्स प्रेफर करते हैं, देखो मैंने आपको बताया नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, एडवेंचरस हो सकते हैं, स्पोर्ट्स हो सकता है, हिस्टोरिकल और रिलीजियस साइट्स हो सकती है, रिलीजियस ट्रैवल भी हम कर सकते हैं विच इज ड्रिवन बाय स्पिरिचुअल डिवोशन। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भाई हमारे मध्य प्रदेश की जो टूरिज्म पॉलिसी है वो कब आई है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारे मध्य प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी है ना, वो आई है आपकी 2012 में आई, लेकिन इट इज रिवाइज्ड इन 2014। 2012 में आई लेकिन 2014 में इसको रिवाइज किया गया। ये एनकरेज किया गया कि भाई टूरिज्म वाले एरियाज में हमको इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पर्पस के लिए क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, फिर एक और नई जो टूरिज्म पॉलिसी लेकर आए जो कि 16 सितंबर को अलाउ हुई थी, दैट इज 2014 में। जैसे कि मैंने आपको बताया 2012 में हमारी स्टेट की टूरिज्म पॉलिसी आई। कब आई भाई, 2012 में आई, बट इट वाज रिवाइज्ड। इसको वापस से लेकर आया गया किस साल, इसको वापस से रिवाइज किया गया 2014 को। ठीक है, उसके बाद एक और पॉलिसी लेकर आई भाई, वाटर टूरिज्म पॉलिसी। वाटर टूरिज्म पॉलिसी कब लेकर आया है हमारा मध्य प्रदेश, लेकर आया फेब 28 2017 को। क्यों, ताकि हम वाटर टूरिज्म एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकें। ठीक है, वाटर टूरिज्म पॉलिसी लेकर आई, कब लेकर आई भाई, जल्दी से याद कर लीजिए, फेब 28 2017। ठीक है, 28 फरवरी 2017 को वाटर टूरिज्म पॉलिसी लेकर आई हमारे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट। किसी लिए लेकर आई है, तो वाटर टूरिज्म एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब स्टेट टूरिज्म पॉलिसी सबसे पहले जो है सितंबर 5 2012 को डिक्लेयर की गई थी। ये चीज आप याद रख लीजिएगा, सबसे पहले कब आई थी, तो डेट पूरी मेंशन कर लीजिए, सितंबर 5 2012, देन इट वाज रिवाइज्ड ऑन 16 सितंबर 2014। तो ये प्रॉपर डेट जो है टूरिज्म के बारे में आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मध्य प्रदेश टूरिज्म, तो मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश का जो स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो कब स्टैब्लिश हुआ, तो ये साल बहुत क्रूशियल है, कई बार आपको पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो ईयर है 1978, जिसमें क्या आया था आपके मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश की गई टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कब की गई, तो 1978 को इसे स्टैब्लिश किया गया है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, देन अभी हमने किस चीज के बारे में बात करी, अभी हमने स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करी जो कि 1978 को आया। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का टूरिज्म बोर्ड कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, कब फॉर्म हुआ है मध्य प्रदेश का टूरिज्म बोर्ड, तो याद रखेंगे 22 फरवरी 2014 को मध्य प्रदेश का टूरिज्म बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 22 फरवरी 2014 को, याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेट जो आपको टूरिज्म से रिलेटेड याद रखनी है वो है 12 जुलाई 2005, जब आपका मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसमें हम क्या ध्यान देते हैं, डेवलप करने के बारे में बात करते हैं, इको टूरिज्म। ठीक है, इको टूरिज्म को हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखना है टूरिज्म पर्सपेक्टिव से। पहली चीज, मध्य प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी। ठीक है,
मध्य प्रदेश की आपको टूरिज्म पॉलिसी जो कि कब आई भाई, जो कि आई आपकी 5 सितंबर 2012 को। सेकेंड, आपकी ये जो टूरिज्म पॉलिसी है, यही मैं लिख देती हूँ, ये रिवाइज कब हुई, तो इट वाज रिवाइज्ड ऑन 16 सितंबर 2014। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट हमको क्या याद करनी थी, एमपी की टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपका कब आया, कौन से ईयर में आया, 1978। आपको ये ईयर याद रखना है कि मध्य प्रदेश का टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश किया गया है 1978 में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। और मध्य प्रदेश का, हमारे एमपी का टूरिज्म बोर्ड का फॉर्म हुआ, तो हमारे मध्य प्रदेश का टूरिज्म जो बोर्ड है वो आपका फॉर्म हुआ 2014 22 फेब को 2014 में। एंड वन मोर डेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मध्य प्रदेश का इको टूरिज्म बोर्ड, मध्य प्रदेश का इको टूरिज्म बोर्ड कब फॉर्म हुआ, तो ये आपका 12 जुलाई को 2005 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, ये इको टूरिज्म को मैनेज और डेवलप करने की बात करता है मध्य प्रदेश का इको टूरिज्म बोर्ड। तो ये जो 5 डेट्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये छोटा सा ओवरव्यू था हमारे मध्य प्रदेश टूरिज्म के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, अब बात करते हैं हमारी जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूडेड है, और स्पेशली 2 हेरिटेज सिटीज जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, बात करते हैं हम खजुराहो के मंदिरों की। जो खजुराहो है और खजुराहो के जो टेम्पल्स है, जो कि आपकी चंदेला के टाइम पे, चंदेला डायनेस्टी जब हुआ करती थी तब ये बनाए गए थे, तो यूनेस्को ने इसको एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया है। ठीक है, कब डिक्लेयर किया, कौन से ईयर में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है, तो वो ईयर आपको याद रखना है डेफिनेटली 1986 में खजुराहो को यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। खजुराहो, ठीक है, आपका आता है, खजुराहो जो है चंदेला रूरल के टाइम पे बनाया गया और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। ठीक है, कहाँ पे आपको अगर पूछा जाए कि खजुराहो के मंदिर जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो आपको बताना होगा कि वो कहाँ पे है, वो है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। ठीक है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इसको कब इंक्लूड किया गया, कौन से ईयर में इसको इंक्लूड किया गया, तो ये आप याद रखेंगे यहाँ से 1986 में खजुराहो के टेम्पल्स या खजुराहो को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया, ईयर 1986। इसको किसने फाउंड किया था, तो अगर आपने ये पढ़ा है ना, हिस्ट्री पढ़ी है, तब आप ये पढ़ रहे होंगे, तब आपने देखा होगा टीएस बोर्ड है जिन्होंने खजुराहो के मंदिरों को वापस से देखा था। ठीक है, फाइंड किया था। उसके बाद बात करते हैं भाई सांची स्तूपा। ठीक है, जो कि अशोका एम्पायर के टाइम पे था, अशोका पीरियड के टाइम पे ये बनाया गया। सांची स्तूपा जो है वो आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया स्कल्पचर है, बहुत ही बढ़िया डिजाइन आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है इन द ईयर 1989, है ना, 1989। जिसे रीफाइंड किसने किया था, इसे फाइंड किया था आपके जनरल टेलर ने। किसने फाइंड किया था, जनरल टेलर ने इन द ईयर 1818। ठीक है, इन द ईयर 1818 में जनरल टेलर ने सांची स्तूपा को रीफाइंड किया था, वापस से ढूंढा था। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सांची स्तूपा आपको देखने को मिल जाएगा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट में इसे कब इंक्लूड किया गया, तो इन द ईयर 1989। और खजुराहो को कब इंक्लूड किया गया, तो खजुराहो को इंक्लूड किया गया था इन द ईयर 1986। फिर एक और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है, जो है भीमबेटका केव। ठीक है, भीमबेटका केव जो है वो भी आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट की तरफ, रायसेन से थोड़ा पास में है भीमबेटका केव्स, वहीं पे आपको ये देखने को मिल जाती है। भीमबेटका केव्स को यूनेस्को की हेरिटेज साइट में 2003 में इंक्लूड किया गया था। और भीमबेटका की जो केव्स है इसको किसने फाइंड किया था, तो आपने वीएस वाकणकर जी का नाम सुना होगा। वीएस वाकणकर ने इसको क्या किया था, 1957 1958 समथिंग अराउंड, इन्होंने क्या किया था, भीमबेटका केव्स को ढूंढा था और इसको वापस से सभी के सामने लेकर आए थे। ठीक है, और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इसको इंक्लूड किया गया, तो इसको इंक्लूड किया गया है 2003 वाले साल में।
ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड 3 जगह है जो कि हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कौन कौन सी, एक बार मेरे साथ बोलेगा। खजुराहो, खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं जो कि आपके छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने मिलने वाले हैं, जो कि 1986 में, है ना, इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया, जिसे किसने ढूंढा था, टीएस बर्ट ने ढूंढा था। फिर सांची स्तूपा जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, अशोका एम्पायर, अशोका पीरियड के टाइम का ये स्तूपा है, ठीक है। उसके बाद 1989 में इसे यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया, जनरल टेलर ने सांची स्तूपा को ढूंढा था 1818 में। वहीं भीमबेटका केव की बात करें, भीमबेटका केव जो है, यहाँ पे रॉक शेल्टर्स जो है वो पाए जाते हैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, इसको आप देख सकते हैं। यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इसको 2003 वाले साल में इंक्लूड किया गया, और वीएस वाकणकर जी ने भीमबेटका केव्स को फाइंड किया, ठीक है। फिर 2 सिटीज के बारे में हम बात कर लेते हैं भाई, ओरछा और ग्वालियर, ठीक है। ये जो ओरछा और ग्वालियर जो है ना, हमारे मध्य प्रदेश में देखी जाती है ना। ओरछा जो कि निमाड़ी वाले डिस्ट्रिक्ट में आती है, निवाड़ी में, ठीक है। 2020 साल में दोनों ही ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को की हेरिटेज सिटी जो है वो डिक्लेयर किया गया, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में रिसाइड करती है, ठीक है। बहुत ही बड़ी बात है कि 5 ऐसी जगह है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूडेड है। एक आपकी खजुराहो है, सांची स्तूपा, भीमबेटका केव्स, फिर 2 सिटीज है जिन्हें एज अ हेरिटेज सिटी माना गया है, एक है आपका ओरछा और दूसरा है आपका ग्वालियर, ठीक है। इनके बारे में हम अलग से और पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो है ये देखनी जरूरी है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन चीजों को इंक्लूडेड किया गया है, ठीक है। अब जो टूरिस्ट प्लेसेस है हमारी मध्य प्रदेश में, उनको हम 3 तरीके से जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, पहला हम इसको क्लासिफाई करेंगे एज हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है। कुछ जो पुरानी है, जिसके ऊपर कुछ हिस्ट्रीज मार्क की गई है, वो वाली साइट्स, फिर आती है रिलीजियस साइट्स एंड देन नेचुरल साइट्स। इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम टूरिस्ट प्लेसेस को देखेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स पढ़ना, ठीक है। उन जगहों के बारे में बात करते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। आई होप आपको ये यहाँ तक जो है वो चीजें समझ में आई होगी। अभी तक जो हमने यहाँ पर पढ़ के आए हैं, यहाँ तक जो पढ़ के आए हैं उसको एक बार फट से रिकॉल कर लीजिए, है ना। टूरिज्म देखा, टूरिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हमने देखे, जिसमें हमने क्या देखा भाई, स्टेट टूरिज्म पॉलिसी, पहली पॉलिसी हमारी 2012 5 सितंबर को आई, फिर इट वाज रिवाइज्ड ऑन 16 सितंबर 2014। वाटर टूरिज्म पॉलिसी हमारी मध्य प्रदेश लेकर आई फेब 28 2017 को, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश का स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश किया गया 1978 ईयर में। मध्य प्रदेश का टूरिज्म बोर्ड सेटअप किया गया 22 फेब 2014 में, एंड देन इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड जो है मध्य प्रदेश का, वो 12 जुलाई 2005 के अंदर आपका इंक्लूड किया गया, ठीक है। ये चीज आप समझते हैं, समझ में आ गया यहाँ से आपको इतना। उसके बाद हमने देखा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 5 चीजें इंक्लूडेड है, जिसमें 3 जो हेरिटेज साइट्स है वो है खजुराहो, सांची स्तूप और भीमबेटका केव्स, ठीक है। और 2 सिटीज जो है वो है ओरछा और ग्वालियर। अब बात करते हैं हम आगे टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश में। हम आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल साइट्स में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं खजुराहो के मंदिर या टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो खजुराहो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो खजुराहो जो है वो आपको देखने को मिलेगा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। कहाँ देखने को मिलेगा एवरीवन, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये कहाँ पे है भाई, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो खजुराहो के मंदिर है इस बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इंडिया की आर्किटेक्चर के ऊपर बात करते हैं। अब आप यहाँ इनके मंदिरों को देखेंगे तो इसका आर्किटेक्चर कितना डिफरेंट है। और एक और बात करेंगे, जो खजुराहो के जो मंदिर है वो चंदेलाओं के टाइम पे, जो चंदेला रूलर्स हुआ करते थे, जो चंदेला रूलर्स हुआ करते थे उनके टाइम पे ये जो मंदिर है वो बनाए गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो खजुराहो में हिंदू और जैन मंदिर, हिंदू और जैन टेम्पल्स जो है वो आपको काफी ज्यादा जो है दिखने वाले हैं, हिंदू और जैन टेम्पल्स आपको ज्यादा दिखने वाले हैं। अब 1986 में हमने तो बात कर ही ली है भाई, 1986 जल्दी, अगर मुझे आपको पता है 1986 कौन सा वाला साल है, जिस साल खजुराहो को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया, ठीक है। और एक और बात करें तो खजुराहो को हम एक और चीज बोलते हैं, एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं a city carved on stone, है ना।
पत्थरों पे कार्व की गई सिटी हम खजुराहो को मानते हैं। ठीक है, ये जो टेम्पल्स जो खजुराहो में आप देखते हैं ना, इस टेम्पल की एक स्टाइल है, एक स्टाइल फॉर्मेट है, और उस स्टाइल को सॉरी नागारा स्टाइल फॉर्मेट भी बोला जाता है। इस स्टाइल पे आर्किटेक्चरल ये जो आर्किटेक्चर जो स्कल्पचर्स इस टेम्पल पे आपको दिखते हैं वो आपको नजर आते हैं, इस स्टाइल पे ही आपको दिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई खजुराहो के मंदिरों की। अब खजुराहो में पहले के टाइम पे जब चंदेलों ने इन मंदिरों को बिल्ड किया था तो अराउंड 85 टेम्पल्स हुआ करते थे। बट एट प्रेजेंट की बात करें तो अभी के टाइम पे मात्र 22 टेम्पल्स जो है, 22 मंदिर जो है वो अभी बचे हुए हैं। ठीक है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों की अगर हम बात करें तो जो खजुराहो के मंदिर है ना, जो खजुराहो के मंदिर है, पेन का कलर चेंज करने दीजिए 2 मिनट। ओके, जो खजुराहो के टेम्पल्स है ना भाई, वो जो है वो 3 भाग में डिवाइडेड है ना, वो आपके 3 भाग में डिवाइडेड है। और वो भाग है भाई, सबसे पहला अगर हम बात करें तो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, देन ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल और सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल। 3 भाग में इन मंदिरों को जो है वो डिवाइड किया गया है खजुराहो में। ठीक है, अब वेस्टर्न ग्रुप में कौन कौन से टेम्पल्स आपके इंक्लूडेड है, ईस्टर्न ग्रुप में कौन कौन से टेम्पल्स आपके इंक्लूडेड है, तो आइए इसको हम आगे और भी अच्छे से देखते हैं। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने थोड़ा बहुत आपको पहले पढ़ा दिया है। खजुराहो के टेम्पल्स, खजुराहो के मंदिर कहाँ लोकेटेड है, छतरपुर वाले एरिया में। ठीक है, क्यों फेमस है, तो ये फेमस है अपने स्कल्पचर्स, अपने आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर के लिए। ठीक है, अपनी मंदिरों के लिए, उसका जो नागरा स्टाइल कंस्ट्रक्शन किया गया है उसके लिए सबसे ज्यादा ये जाना जाता है। ठीक है, ये जो टेम्पल है ये रिफ्लेक्ट करते हैं आर्टिस्टिक एक्सीलेंस फॉर देयर टाइम, है ना। 1022 एडी और 53 एडी में ये बनाए गए हैं। इनिशियली 85 टेम्पल्स उस टाइम पे बनाए गए थे, लेकिन अभी के टाइम पे मात्र और मात्र 22 टेम्पल ही बचे हैं। यहाँ पे 25 से इसको 22 कर दीजिए। ठीक है, 22 टेम्पल जो है वो बचे हुए हैं, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। किस साल में रिकॉग्नाइज किया गया है, तो इसको 1986 में रिकॉग्नाइज किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, कब रिकॉग्नाइज किया गया है, तो 1986, मैंने आपको 3 बार बता दिया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बात करी कि जो हमारे टेम्पल्स हैं, खजुराहो के जो मंदिर हैं, उन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, 3 ग्रुप में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहले अगर हम बात करें तो पहले बात करते हैं वेस्टर्न ग्रुप की। ठीक है, वेस्टर्न ग्रुप में बांटा गया है, ईस्टर्न ग्रुप में बांटा गया है, और बांटा गया है आपका सदर्न ग्रुप में। अब वेस्टर्न ग्रुप की बात करें तो वेस्टर्न ग्रुप में आपका आता है कुछ मंदिर, जैसे कि कंडरिया महादेव टेम्पल, जो कि सबसे बड़ा टेम्पल है ना। वेस्टर्न ग्रुप में सबसे बड़ा टेम्पल है खजुराहो में, जिसे हम कंडरिया महादेव टेम्पल बोलते हैं। लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है, चंदेलाओं ने इसे बनाया था। फिर आता है आपका 64 योगिनी टेम्पल, बहुत ओल्डेस्ट है, कुछ इस तरीके का है जो पार्लियामेंट को रिकॉग्नाइज करता है। 64 योगिनी टेम्पल, इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। चित्रगुप्त टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, मतंगेश्वर टेम्पल और लक्ष्मण टेम्पल, ये जितने भी टेम्पल्स अभी हमने देखे ये सारे वेस्टर्न ग्रुप में आते हैं। फिर ईस्टर्न ग्रुप में आते हैं इंपॉर्टेंट पार्श्वनाथ टेम्पल, घटई टेम्पल, आदिनाथ टेम्पल, ये जैन टेम्पल है। ठीक है, फिर सदर्न ग्रुप में आते हैं आपके दूल्हा देव टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप में आपके खजुराहो के जो मंदिर है वो डिवाइडेड है ना, और तीनों ग्रुप वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न ग्रुप में ये डिवाइडेड है ना। और ये कुछ ऐसे मंदिर हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब इन मंदिरों से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं भाई, पहले बात करते हैं हम अपने वेस्टर्न ग्रुप के बारे में। ठीक है, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो है खजुराहो में, है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा फेमस और लार्जेस्ट ग्रुप है। ठीक है, तो और अगर बात करें पहले टेम्पल की, जो है कंडरिया महादेव टेम्पल। अब कंडरिया महादेव टेम्पल जो है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, वो है कि सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल है, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ठीक है, ये भगवान शिव अपने जो महादेव जी हैं उनको डेडिकेटेड है। ठीक है, और ये चंदेलाओं ने इसे बनाया था।
ठीक है, चंदेलाओं के टाइम पे इसे बनाया गया था। लेकिन अगर आपको बताएं तो इसको किस रूलर ने बनाया था, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ऐड करिएगा। यहाँ पे ये बिल्ड किया गया है चंदेला रूलर विद्याधर। आपने जब हिस्ट्री पढ़ा होगा, चंदेला रूलरों के बारे में पढ़ा होंगे, चंदेलाओं के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने एक नाम सुना होगा, विद्याधर। तो ये विद्याधर के द्वारा बनाया हुआ महादेव का टेम्पल है, मंदिर है, जो कि सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है हमारे खजुराहो में। ठीक है, किसने बनाया है तो लिख लीजिए, इट वॉज बिल्ट बाय द चंदेला रूलर विद्याधर। ठीक है, विद्याधर के बारे में यहाँ पे आपको बात करती है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सबसे बड़ी स्टैच्यू जो है आपको देखने को मिलेगी, जिसकी लेंथ जो है ना, सबसे बड़ी स्टैच्यू आपको देखने को मिलेगी। और इस टेम्पल की जो लेंथ है ना, इस टेम्पल की जो अगर हम लेंथ की बात करें टेम्पल की लेंथ की बात करें, तो टेम्पल की जो लेंथ है वो 102 फीट और 3 इंचेस है। ठीक है, लेंथ की बात करी है। और जो विड्थ है भाई इसकी, है ना, विड्थ जो है वो है 6 इंच, सॉरी 6 फीट। जो इसकी विड्थ है वो है आपकी 101 अपनी सॉरी 6 फीट, 6 फीट और 10 इंचेस। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसकी हाइट है 101 फीट 9 इंचेस। ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ कि भाई ये सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल में से आता है आपके खजुराहो में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेम्पल की बात करते हैं। वो नेक्स्ट टेम्पल है आपका लक्ष्मण टेम्पल। ठीक है, जो लक्ष्मण टेम्पल है वो आपका डेडिकेटेड है भाई लॉर्ड विष्णु को। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, है ना। अब ये किसने बनवाया है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है। तो जो ये लक्ष्मण टेम्पल है, ये एक स्टाइल पे बिल्ट है। और उस स्टाइल का जो नाम है, स्टाइल पे बिल्ट है, और उस स्टाइल का नाम है पंचायतन स्टाइल। कैसी स्टाइल भाई, पंचायतन स्टाइल पे ये बिल्ट है। और इसको किसने बनवाया है, तो इट वाज बिल्ट बाय चंदेला रूलर यशोधर्मन। ठीक है, इसको किसने बनवाया है, यशोवर्मन ने बनवाया है। ये पूरी तरीके से लॉर्ड विष्णु पे बिल्ट है। एक 100 फीट की, है ना, 100 फीट हाई स्टैचू जो है यहाँ पे बिल्ड किया गया है। किसका, लॉर्ड विष्णु का। लक्ष्मण टेम्पल पे किसने बिल्ड करवाया, यशोवर्मन ने। किस स्टाइल पे बेस्ड है, तो ये पंचायतन स्टाइल पे बेस्ड है। नेक्स्ट टेम्पल की अगर हम बात करें तो ये है विश्वनाथ टेम्पल। ठीक है, जो विश्वनाथ टेम्पल है आपका, है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल शिव मंदिर है ना, जहां पे नंदी की मूर्ति जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। शिव जी की यहाँ पे मूर्ति है ना। और ये किसने बिल्ड करवाया है, तो ये आपके जो धांग देव है ना, जो धांग देव है, उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया है, विश्वनाथ टेम्पल को बनवाया है। ठीक है, फिर एक और टेम्पल है वेस्टर्न ग्रुप में, जो कि है 64 योगिनी टेम्पल। 64 योगिनी टेम्पल जो है ये भी काफी ज्यादा पुराना टेम्पल है खजुराहो का, जो कि 64 योगिनी जो गॉडेसेस है उनको समर्पित है। ठीक है, अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये शिव सागर लेक जो है उसके आसपास शिव ये सिचुएटेड है। अब इस टेम्पल की एक खासियत है कि ये रेक्टेंगुलर शेप का है। कैसा है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, इसकी जो यूनिकनेस है वो मानी जाती है कि जो इसकी डिजाइन है ये इंस्पायर्ड है आपकी पार्लियामेंट से, इंस्पायर्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट।
ठीक है, पार्लियामेंट से थोड़ी इंस्पायर्ड है। ठीक है, बट ऐसा कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है कि पार्लियामेंट से इंस्पिरेशन लेके 64 योगिनी टेम्पल बनवाया गया है। लेकिन कहते हैं काफी लोग कि जो 64 योगिनी का जो मंदिर है वो रेक्टेंगुलर शेप का है ना, थोड़ा सर्कुलर है, इंस्पायर्ड है। जो इंडियन पार्लियामेंट अगर आपने देखी है ना, पार्लियामेंट किस प्रकार से है, बस उसी से इंस्पायर्ड होकर 64 योगिनी टेम्पल उस टाइम में शायद बना है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं मतंगेश्वर टेम्पल पे। तो मतंगेश्वर टेम्पल जो है भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल है। मतंगेश्वर टेम्पल जो है वो बिल्ड करवाया है आपका, ये बिल्ड करवाया है आपका हर्षदेव ने। ठीक है, इट वॉज बिल्ट बाय हर्षदेव। ठीक है, हर्षदेव या हर्षवर्मन जिन्हें हम कहते थे ना, हर्षवर्मन और हर्षदेव, उन्होंने इस मतंगेश्वर टेम्पल को बिल्ड करवाया है, जो कि शिव जी से ही रिलेटेड है, शिव जी का ही एक टेम्पल है। ठीक है, ये टेम्पल जो है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेम छुपा हुआ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेम जो है वो स्टैब्लिश किया गया है, रखा हुआ है। ठीक है, वो जेम का नाम है भटकट मणि। क्या नाम है भाई? भटकट मणि। ठीक है, ये जेम है, ये इंपॉर्टेंट जूल है वहां का, मतंगेश्वर टेम्पल का भटकट मणि यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। मतंगेश्वर टेम्पल किसने बिल्ड करवाया? तो मतंगेश्वर टेम्पल जो है वो आपके हर्षवर्मन हर्षदेव ने इसको बिल्ड करवाया है। ठीक है, विश्वनाथ टेम्पल दंगदेव ने। 64 योगिनी टेम्पल जो है वो इसका किसी का नाम नहीं दिया हुआ है। लक्ष्मण टेम्पल आपका यशोवर्मन ने, और कंडरिया महादेव टेम्पल जो है वो विद्याधर ने बनवाया है। ठीक है, ये चीज अब आप समझ गए। अब नेक्स्ट ग्रुप ऑफ टेम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल। ठीक है, ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में सबसे पहला टेम्पल आता है भाई पार्श्वनाथ टेम्पल। पार्श्वनाथ टेम्पल जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ जैन टेम्पल है, जैन कास्ट के लिए टेम्पल बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो टेम्पल है वो धंग देव ने बनवाया है। किसने बनवाया है? तो ये धंग देव ने ये टेम्पल बनवाया है, जो कि किसके सक्सेसर थे? ये यशोवर्मन की सक्सेसर हुआ करते थे। पार्श्वनाथ टेम्पल भी इन्होंने बनवाया है, और विश्वनाथ टेम्पल जो कि लॉर्ड शिवा से डेडिकेटेड है वो भी इन्होंने बनवाया है। विश्वनाथ टेम्पल वेस्टर्न ग्रुप का टेम्पल है, पार्श्वनाथ टेम्पल जो है ईस्टर्न ग्रुप में आता है। फिर आता है घटई घटई टेम्पल। घटई टेम्पल जो है वो भी एक जैन टेम्पल है। ठीक है, ये जो जैन टेम्पल है ईस्टर्न ग्रुप में आता है। ये जो टेम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिपिक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज जो डिपिक्ट करता है वो क्या है? जो 16 सपने थे महावीर की माता जी के। ठीक है, जो महावीर की माता थी उनके जो 16 सपने थे वो इस टेम्पल में कार्व करवाए गए हैं। ठीक है, कार्व करवाए गए हैं इस टेम्पल पे 16 ड्रीम्स ऑफ महावीर मदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ब्रह्म टेम्पल। ब्रह्म टेम्पल जो है इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड नॉट ब्रह्मा। अब आप बोलोगे ना, अरे ये तो ब्रह्मा टेम्पल है, मतलब ब्रह्मा जी को डेडिकेटेड होगा, यहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति होगी, बट नहीं, ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, ट्रिकी टेम्पल है, जहाँ पे ब्रह्मा तो नाम है लेकिन ये डेडिकेटेड है भाई हमारे विष्णु भगवान को। ठीक है, विष्णु भगवान को डेडिकेटेड ये टेम्पल है। फिर बात करते हैं वामन टेम्पल की। वामन टेम्पल जो है, वामन टेम्पल जो है वो भी आपका विष्णु जो है उनके ही उन्हीं को डेडिकेटेड ये टेम्पल है आपका वामन टेम्पल। ये जो 4 टेम्पल है वो आपके ईस्टर्न ग्रुप में जैन हिंदू टेम्पल मिक्सअप है। ठीक है, पार्श्वनाथ टेम्पल जिसे धर्मदेव ने बनवाया है जैन टेम्पल है। घटई टेम्पल ये भी जैन टेम्पल है। यहाँ पे जो महावीर की माता थी, माता जी थी, उनकी 16 सपनों को कार्व करवाया गया है दीवालों पर। ब्रह्मा टेम्पल जो है ये भी विष्णु जी को डेडिकेटेड है, नाम भले ही ब्रह्मा हो। वामन टेम्पल जो है वो भी विष्णु जी को ही डेडिकेटेड है। नेक्स्ट है सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल। सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में मोस्ट इंपॉर्टेंटली दो टेम्पल्स आते हैं। पहला है आपका दूल्हा देव टेम्पल। दूल्हा देव टेम्पल ये जो टेम्पल है ये भी आपका लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, चंदेलाओं ने ही इसको बनवाया है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे एक शिवलिंग जो है वो रखी गई है, जिस शिवलिंग का नाम हमने दिया है द शिवमुखी। शिवमुखी शिवलिंग। यहाँ पे
इंस्टॉल की गई है। कौन से मंदिर में? दूल्हा देव के मंदिर में। ठीक है, फिर बात करें चतुर्भुज टेम्पल की, तो चतुर्भुज टेम्पल जो है यहाँ पे भी विष्णु जी का आइडियल रखा हुआ है। यहाँ पे कैसा विष्णु जी का आइडियल रखा हुआ है? जिनके हाथ नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, बिना हाथ के है। ठीक है, तो चतुर्भुज टेम्पल जो है वो आपकी विष्णु जी का टेम्पल है, विष्णु जी के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो कुछ 3 ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हम पढ़ के आए हैं। ठीक है खजुराहो के, एक था आपका वेस्टर्न ग्रुप, एक था आपका ईस्टर्न ग्रुप, और एक था आपका सदर्न ग्रुप, जिसमें हमने कंडरिया महादेव देखा, 64 योगिनी देखा, चित्रकूट टेम्पल देखा, विश्वनाथ देखा, मतंगेश्वर देखा एंड लक्ष्मण टेम्पल देखा। ईस्टर्न ग्रुप में हमने पार्श्वनाथ देखा, घटई देखा, आदिनाथ टेम्पल देखा। सदर्न ग्रुप में दूल्हा देव और चतुर्भुज टेम्पल हमने देखा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, आगे बढ़े। खजुराहो यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपकी साइट है, जो कि हमारी हिस्ट्री के हिसाब से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट साइट है, वो है हमारी सांची। ठीक है, सांची। सांची, सबसे पहले बात करते हैं सांची कहाँ लोकेटेड है। तो सांची जो है वो आपका लोकेटेड है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ आता है भाई सांची? तो ये आता है आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। ये जो सांची है ये बुद्धिज्म से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है। क्यों भाई? तो भाई यहाँ पे है सांची स्तूपा, जो कि आपके बुद्धिस्ट साइट के अंदर आता है। ठीक है, सांची जो है वो मेन आपका जो सांची है वो आपका किसने बिल्ड करवाया है? तो ये बिल्ड करवाया गया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। ठीक है, जब अशोका का पीरियड चल रहा था, अशोका एम्परर का जब पीरियड चल रहा था, तब यहाँ पे जो है सांची में बहुत सारे स्तूपास, विहार है ना, पिलर्स वगैरह जो है सांची की हिल स्टेशंस पर ये बनाए गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सांची है, सांची के कुछ प्रोमिनेंट नेम्स है, कुछ पुराने नाम है ना, कुछ नेम्स की मैं यहाँ बात करती हूँ, जो एंशियंट नेम्स होते हैं ना, उनकी मैं यहाँ बात करती हूँ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंशियंट नेम्स को याद रखना। ठीक है, सांची को क्या क्या बोला गया है तो उसके बारे में देखिए। ठीक है, पहला इसको नाम दिया गया था बेदिसा गिरी। क्या बोला गया है? बेदिसा गिरी। ठीक है, फिर इसको बोला गया काकड़नाथ। क्या बोला गया भाई? इसको काकड़नाथ बोला गया, है ना। काकड़ नए भी बोला गया है सांची को, एंशियंट टाइम पे काकड़ा बोध भी कहा गया है। ठीक है, फिर इसको वोटसरी पर्वत भी कहा गया है ना। और इसको छेत्यागिरी करके भी एक नाम से बुलाया जाता था। किसको? सांची को। तो सांची के कुछ एंशियंट नेम्स है वो यहाँ से आपको याद रखने हैं। बेदिसागिरी, काकड़नाथ, काकड़नय, काकड़ाबोध, वोटश्री पर्वत और छेत्यागिरी, ये कुछ एंशियंट नेम्स है सांची डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, अब सांची क्यों बहुत ही ज्यादा फेमस माना गया है मध्य प्रदेश में? तो ये जो सांची है वो जाना जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंटली अपने सांची स्तूप के लिए। इसलिए जाना जाता है भाई, यहाँ पे फोटो भी लगा हुआ है सांची स्तूपा का। सांची स्तूपा के लिए ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। क्यों भाई? सांची स्तूपा, मैंने आपको इसके पहले बताया, सांची स्तूपा को किसने किसने रीडिस्कवर किया है? डिस्कवर किया है जनरल टेलर ने। कब? तो 1818 में। और इस सांची स्तूपा को कौन से साल में? 1989 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में क्या किया गया? साइट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब ये जो सांची है, इसमें ये जो सांची का जो स्तूप है ना, ये इसका जो डेकोरेशन है वो कुछ भरूच स्टाइल में है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सांची स्तूपा के बारे में मैं यहाँ बात करूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, एग्जामिनेशन में इसको पूछ भी चुके हैं। ठीक है, क्या बोलने वाली हूँ मैं कि यहाँ पे दो ऐसे व्यक्ति हैं, दो डिसिपल्स हैं, जिनकी जो हड्डियां हैं, जिनकी जो बोन्स है वो प्रिजर्व करके रखी गई है। अब वो दो डिसिपल कौन है? तो आपको याद रखना है, एक है आपका सारीपुत और एक है आपका महामोगलाना। ठीक है, महामोगलाना, ये दो ऐसे डिसिपल्स हैं जिनकी बोन्स को क्या किया गया है? प्रिजर्व करके रखा गया है। कहाँ पे? कहाँ प्रिजर्व किया है? तो इस सांची स्तूप जब बन रहा था तब इसको प्रिजर्व किया गया है। सांची स्तूपा जो है ये 2017 में, जब 2017 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था और जब आपका 200 रुपए का जो नोट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 200 रुपए के नोट के पीछे, है ना, सांची स्तूपा को
छापा गया है ना। 200 रुपए के नोट के पीछे 2017 में इस सांची स्तूप को प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो सांची के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, सांची कहाँ लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। अशोका एम्परर के टाइम पे ये बिल्ड जो है सांची जो है वो बनाया गया है। कुछ एंशियंट नेम्स हमने देखे सांची स्तूपा के, बेदिसागिरी, काकड़नाथ, काकड़नय, काकड़ा बोध, बोधश्री पर्वत, छेतियागिरी, सांची स्तूपा के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेमस प्रोमिनेंट प्लेस है। जनरल टेलर ने इसको बनाया, 1818 में इसको रिडिस्कवर किया था। 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट में इसको इंक्लूड किया गया। 2 डिसिप्लिन्स की बोन सांची स्तूपा के अंदर जो है प्रिजर्व की गई है, सारीपुत्र और महामुगलाना। 2017 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, 200 रुपए के नोट के पीछे इसको प्रिंट किया गया है। किसको भाई? सांची स्तूपा को प्रिंट किया गया है। ठीक है, अब कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ से देख लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, सांची यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। डेफिनेटली बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो कि भोपाल से 46 किलोमीटर अहेड है। ठीक है, बहुत ही फेमस है अपने ग्रेट स्तूपा स्कल्पचर्स वगैरह के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सबसे ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स है इंडिया में। डेफिनेटली ये बुद्धिस्ट हेरिटेज और आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एम्परर अशोका के टाइम पे, जो कि अशोका मौर्य डायनेस्टी के हुआ करते थे, उनके टाइम पे ये बिल्ड किया गया है। अशोका की वाइफ जो थी है ना, देवी नाम की उनकी जो वाइफ थी, वो विदिशा से बिलोंग करती थी, जो कि सांची के पास में है। ठीक है, अब ये जो स्तूपा है ना, ये बनाया तो मौर्य डायनेस्टी ने, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे बाद में इसको एनलार्ज और डेकोरेट किया गया है शुंग ने, सातवाहन और गुप्ता डायनेस्टीज ने। ठीक है, इन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 1989 में डिक्लेयर किया गया। ये जो सांची स्तूपा है वो कौन मेंटेन करता है, तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ASI है ना, वो इसको मेंटेन करती है। ठीक है, सांची म्यूजियम ये भी ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही इसको स्टैब्लिश किया है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स और स्कल्पचर्स जो है वो रखे गए हैं जो पुराने हिस्टोरिकल है ना। यहाँ पे बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स एनुअली जो है स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए प्रमोट करता है, फेस्टिवल बनाया जाता है। ये जो सांची स्तूपा है और जो सांची है, ये बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये पार्ट है अलॉन्ग विद बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ। ये बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म का क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर हिस्टोरिकल जो साइट सांची में आपको देखने को मिलेंगी उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो भाई द ग्रेट स्तूपा, ठीक है, जो कि अशोका ने बिल्ड किया था और इसको एनलार्ज किया गया है शुंगा रूलर्स के टाइम पे। इसका जो हेमिस्फेरिकल डोम स्ट्रक्चर है इसको हम धर्मा कहते हैं। जो गेटवेज है उसको एज अ तोरन कार्व किया गया है, जटाका टेल्स डिपिक्ट करता है जिसमें। ठीक है, जो सेंट्रल रेलिक चैम्बर है विच कंटेन्स बुद्धाज रिमेन्स, और वो 2 कौन से व्यक्ति हैं जिनके रेलिक्स हैं, जल्दी बता दो, सारी पुत्र और महामुगलाना। ठीक है, ये 2 का नाम आपको याद रखना है। इन 2 के नाम में से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है लास्ट टाइम के MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में। ठीक है, फिर अशोका ने एक पिलर भी जो है वो बनाया था। ठीक है, एम्परर अशोका ने ही इसको बिल्ड करवाया था। ठीक है, सैंडस्टोन से बना है विच वाज इंस्पायर्ड बाय पर्शियन आर्किटेक्चर से ये इंस्पायर्ड है। ठीक है, इसमें जो लायन कैपिटल है इस पिलर में बना हुआ है, जिसे हम, जो कि सारनाथ के लायन कैपिटल को रिजेंबल करता है। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है। फिर 2 स्तूपास और है, स्तूपा नंबर 2, स्तूपा नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे स्तूपा नंबर 2 और स्तूपा नंबर 3 पे रेलिक्स जो है सारीपुत्र और महामुगलाना के वहां पे लगे हैं। ये सांची स्तूपा का पार्टी है बेटा। ठीक है, ओके, बुद्धिस्ट विहाराज और मोनेस्ट्रीज यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, और फिर एक गुप्ता टेम्पल है। ठीक है, वहां पे अर्ली एग्जाम्पल है इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का, 5th सेंचुरी में इसको बिल्ड किया गया था। फ्लैट रूफ श्राइन है और पिलर्स है और कार्विंग्स है। गुप्ता टेम्पल, आपको मेन जो सांची है वो किस लिए जाना जाता है, सिर्फ इतना ही याद रखना है, सिर्फ ये जाना जाता है आपका सांची स्तूपा के लिए। ठीक है, ये क्यों भाई, इसका जो मेन इंपॉर्टेंस जो हम पढ़ते आए हैं उसके बारे में याद रखिएगा। और ये जो 2 व्यक्ति है सारीपुत्र महामुगलाना, जिसके रेलिक्स जो है वो जो बुद्धा डिसिपल थे मेनली, इन दोनों के रेलिक्स जो है, बोन्स के जो रेलिक्स है वो प्रिजर्व किए गए हैं सांची स्तूपा के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, कब बना है, अशोका ने बनवाया है, शुंगा रूलर ने इसको एनलार्ज किया है। बस इतना आपको सांची के बारे में याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो हमारी साइट है वो है भाई मांडू।
ठीक है। मांडू जो कि आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, मांडू आता है आपके धार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मांडू कहाँ पे है, तो भाई ये लोकेटेड है आपका धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। कहाँ है मांडू, धार में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब जो मांडू है कहाँ सिचुएटेड है, विंध्याचल माउंटेन रेंज पे है, नर्मदा रिवर की बैंक्स पे है। कहाँ लोकेटेड है, धार पे, ऑन दी बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, याद रखिएगा। नर्मदा रिवर की बैंक्स पे ये जो मांडू डिस्ट्रिक्ट है, वो मांडू जगह जो है वो सिचुएटेड है। मांडू को और कुछ नाम से जाना जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मांडू को कुछ नेम्स जो है वो दिए गए हैं। वो नेम्स क्या है वो देखो, मांडू को मांडवगढ़ भी कहा गया है एंशियंट टाइम में। ठीक है, क्या बोलते थे भाई, मांडवगढ़ कहा गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट, शादियाबाद। ठीक है, ये जो वर्ड है ना शादियाबाद, याद कर लो, शादियाबाद किसे कहा गया है एंशियंट टाइम्स में, तो याद रखेंगे मांडू। मांडू को शादियाबाद कहा गया है एंशियंट टाइम्स में। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है शादियाबाद वाला वो भी आ चुका है, इसलिए मैं आपको डबल से बता रही हूँ कि मांडू को पुराने टाइम में मांडवगढ़ और शादियाबाद भी कहा गया है, या मांडवगढ़ शादियाबाद भी कहते हैं। अब मांडू जो है वो काफी ज्यादा कुछ चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मांडू को ना कुछ कुछ चीजें बोलते हैं, जैसे कि मांडू को सिटी ऑफ पैलेस बोलते हैं। मांडू को सिटी ऑफ पैलेसेस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा पैलेसेस आपको मांडू में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मांडू को सिटी ऑफ फिश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सिटी ऑफ फिश, मछलियों की सिटी है भाई। ठीक है, फिर सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ फिश, सिटी ऑफ जॉय। और तो और इसको टाउन ऑफ करीबाग भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई टाउन ऑफ करीबाग किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे टाउन ऑफ करीबाग कहा जाता है मांडू, धार डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। ठीक है, मांडू किस लिए बहुत ज्यादा और फेमस है, तो जो मांडू है ना वो आपकी जो रानी रूपमती थी, रानी रूपमती और बाज बहादुर की लव स्टोरीज के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, रानी रूपमती और बाज बहादुर की इमोर्टल प्यार भरी कहानियों के लिए ये जाना जाता है। ठीक है ना, रानी रूपमती और बाज बहादुर के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। और रानी रूपमती महल भी है यहाँ, बाज बहादुर महल भी है, इसलिए आप इससे याद रखेंगे। ठीक है, मांडू कहाँ लोकेटेड है, तो मांडू जो है वो आपका धार डिस्ट्रिक्ट पे है, नर्मदा रिवर की बैंक्स में आता है। नेम इसके अलग अलग कुछ नाम है, मांडवगढ़ है, शादियाबाद है, इसको टाउन ऑफ करीबाग भी कहते हैं, सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ फिश, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की इमोर्टल प्रेम गाथा के लिए ये जो है जाना जाता है। ठीक है, इमॉर्टल लव स्टोरीज आपको यहाँ पे देखी जाएगी, कहाँ पे, मांडू। ठीक है, मांडू ऑल्सो नोन एज मांडव, मांडवगढ़। ठीक है, फेमस है, हिस्टोरिकल टाउन है, कहाँ लोकेटेड है, धार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, रोमांटिक टेल्स, अफगान स्ट्रक्चर और रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। इसको क्या कहा गया है, सिटी ऑफ जॉय कहा गया है, सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ फिश, सिटी ऑफ जॉय और करीबाग नगर, या फिर टाउन ऑफ करीबाग या करीबाग नगर इसको कहा गया है। इसका हिस्टोरिकल रूल, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो परमार रूलरों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या किया है, रूल किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में इसको कैप्चर किया था 13th सेंचुरी में। फिर यहाँ पे बहुत ही बड़ा अफगान रूल चला। ठीक है, मालवा सल्तनत की ये जो मांडू है वो कैपिटल भी बनी है, होशंग शाह के अंडर जब मालवा सल्तनत था तब जो मांडू है वो कैपिटल भी बनी है। किसकी, मालवा सल्तनत की। जब आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा ना तब आपको पता होगा। फिर बाद में मुगलों ने इस पे राज किया, है ना, जिसमें अकबर जहांगीर भी आते हैं। फिर बाद में जो मांडू है फिर मराठाओं के हाथों में चला गया। लेकिन उसके पहले की बात करें तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की यहाँ पे रोमांटिक कहानियां जो है वो देखने को मिलती हैं। ये दोनों लवर्स की कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ मांडू की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे जहाज महल। किसकी बात कर रहे हैं भाई, जहाज महल की बात कर रहे हैं। जहाज महल या जिसे हम शिप पैलेस भी कहते हैं। ठीक है, जहाज महल जो है वो किसने बिल्ड करवाया, तो उसको याद रखिएगा। ये जो जहाज महल है वो सुल्तान घियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं सेंचुरी में इसको बिल्ड करवाया था। और ये जो जहाज महल है वो दो तालाब के बीच में तैरता हुआ महल है। वो तालाब कौन सा है, तो वो दो तालाब हैं आपके, मुंज लेक और कपूर लेक। ठीक है, या कपूर तालाब या मुंज तालाब। ठीक है, कपूर लेक और मुंज लेक के बीच में ये जहाज महल जो है
वो आपको देखने को मिलेगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि भाई कपूर लेक और मुंज लेक या कपूर तालाब मुंज तालाब कहाँ है, तो ये आप बताओगे मांडू में। और कपूर तालाब और मुंज तालाब के बीच में कौन सा महल है, ठीक है, वो आप दिखाओगे। वो महल है आपका जहाज महल, जो कि बिल्कुल एक ऐसा तैरती हुई जहाज की तरह तरीके से ये महल आपको नजर आता है इन दो तालाबों के बीच में, इसलिए इस महल का नाम जो है वो जहाज महल या शिप पैलेस पड़ गया। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा आपको। जहाज महल कहाँ पे है, अगर कभी भी पूछ ले आपसे जहाज महल कहाँ है, जहाज महल किसके बीच में है, तो ये पता रहेगा आपको मांडू में है। फिर नेक्स्ट आपको बात करें, दैट इज हिंडोला पैलेस। हिंडोला महल या हिंडोला पैलेस, जिसे हम स्विंगिंग पैलेस भी कहते हैं। हिंडोला महल की अगर बात करें तो हिंडोला महल अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, हिंडोला महल जो है वो है आपका मांडू में। टी शेप्ड ऑडियंस हॉल है, ऐसा महल है जैसा थोड़ा लटका हुआ है ना, स्विंगिंग पैलेस भी जिसे हम बोलते हैं। ये बिल्कुल एक झूले की तरीके का एक इल्यूजन बनाता है, झूले की तरीके का एक इल्यूजन बनाता है। स्लोपिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल है ना, जैसे स्लोप्स होती है ना टेढ़ी, उस तरीके का कुछ आर्किटेक्चरल डिजाइन है हिंडोला महल का। तो हिंडोला महल अगर आपसे पूछे कहाँ है, तो हिंडोला महल जो है वो भी आपको दिखेगा कहाँ, मांडू डिस्ट्रिक्ट में, मांडू धार में। ठीक है, कहाँ दिखेगा भाई, मांडू धार में। फिर है यहाँ पे होशंग शाह की का मकबरा या होशंग शाह का टॉम। होशंग शाह, ठीक है, ये होशंग शाह की जो मकबरा या होशंग शाह का जो टॉम है वो इंडिया का पहला मार्बल टॉम है, ऐसा टॉम जो कि मार्बल से बना हुआ है, याद रखिएगा। इट वाज इंस्पायर्ड बाय द डिजाइन ऑफ ताजमहल, ताजमहल बनाना चाह रहे थे बन नहीं पाया। ठीक है, होशंग शाह की टॉम है। ठीक है, मकबरे को इन्होंने बिल्कुल पहला मार्बल टॉम जो है वो बनाया गया था। होशंग शाह की जो टॉम है वो भी कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो सिचुएटेड है आपकी मांडू में। जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो होशंग शाह पढ़ा होगा, गयासुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा होगा, रानी रूपमती कौन है, बाज बहादुर, ये सब पढ़ा होगा। इसलिए मैं इतना डीप में जा नहीं रही हूँ, आप क्योंकि हिस्ट्री पढ़ के ही 5th यूनिट पे आओगे तो आपको पता रहेगा कि ये कौन लोग हैं। ठीक है, लोग के बारे में ज्यादा डिस्कस ना करें, चीजें कहाँ कहाँ है ये आपको सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट है, ये पता रहनी चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने कितनी चीजें पढ़ी भाई मांडू में, मांडू में 3 चीजें हमने देखी। कौन कौन से पैलेसेस देखे भाई, जहाज महल देखा, ठीक है, हिंडोला महल देखा, और होशंग शाह की टॉम्ब देखी। अब आगे बाज बहादुर पैलेस, देखो कितने सारे पैलेसेस आ रहे हैं ना मांडू में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ पैलेसेस। सबसे ज्यादा पैलेसेस आपको मांडू में ही देखने को मिलेंगे। बाज बहादुर पैलेस, ठीक है, रानी रूपमती का पैलेस भी आपको, उसका पवेलियन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो लव स्टोरीज है, रोमांटिक साइट है, रानी रूपमती का पवेलियन वहीं बना हुआ है, नर्मदा रिवर के उस पे है। ठीक है, ये वॉच टावर और रिट्रीट रहा है रानी रूपमती के लिए। फिर आपको मांडू में जामी मस्जिद जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी, जो मोहम्मद खलजी के टाइम पे बनाई गई है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे मांडू में देखने को मिलेगी। मांडू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीलकंठ महादेव टेम्पल जो है आपको देखने को मिल जाएगा। आपने कहीं देखा होगा ना ऐसा, जो जहाँ पे वो ऐसी ऐसा ऐसा बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से कुछ डालो तो वो सीधे यहाँ बहता है, तो बस ऐसा ये वाला जो टेम्पल है जहाँ पे ये है ना नीलकंठ महादेव टेम्पल, ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड है शिव जी को। ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, मांडू में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, मुगल एम्पर अकबर ने इसको बनवाया था अपनी हिंदू बीवी के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सैक्रेड वाटर टैंक और रॉक इंस्क्रिप्शन जो है नीलकंठ महादेव टेम्पल में देखने को मिल जाएगा। नीलकंठ महादेव टेम्पल कहाँ है, तो याद रखेगा, कहाँ है नीलकंठ महादेव टेम्पल, मांडू थार में। ठीक है, फिर आपके बारे में बात करें तो नेक्स्ट है रेवा कुंड। ठीक है, रेवा कुंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो रेवा कुंड है ना, ये एक कुंड है जहाँ पे आपको पानी जो है वो वाटर सप्लाई जो है पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जो रानी रूपमती पैलेस है ना, वहां का वाटर सप्लाई जो है वो रीवा कुंड से ही होते हुए जाता है। तो ये साइट जो है ये भी मेजर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया पिलग्रिमेज साइट जो है वो मानी गई है। कौन सी भाई, रीवा कुंड। अब इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, बाज बहादुर पैलेस, रानी रूपमती पवेलियन, जामी मस्जिद, नीलकंठ टेम्पल, ठीक है, होशंग शाह की टॉम्ब देख लिया हमने, जहाज महल देख लिया, हिंडोला महल देख लिया, है ना। अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे ना चंपा बावड़ी है, एक और चीज है चंपा बावली है, चंपा बावड़ी जिसे आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दाई का महल आपको मांडू में देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा देखने को, दाई का महल कहाँ है, कभी आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे मांडू में। यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केव, लोहानी केव्स जो है वो आपको यहाँ पे, लोहानी गुफा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक महल और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अशरफी महल जो है वो भी आपको देखने को
मिल जाएगा। कौन सा महल भाई? अशरफी महल जो है, जिसको किसने बनाया था? होशंग शाह ने। किसने बनाया था भाई? होशंग शाह। ए उसको क्या बोला जाता था? जल्दी बता दो। अल्प खां बोलते थे कि नहीं बोलते थे? है ना? मुझे एकदम से याद है, मैंने आपको होशंग शाह ए अल्प खां ऐसे बोलते थे, जिन्होंने अशरफी महल जो है वो आपका मांडू में बनाया है। ठीक है, रीवा कुंड तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे एक दो तालाब है, कपूर तालाब और मुंज तालाब। कपूर और मुंज लेक, दो लेक जो कि आपकी यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पे और आपको क्या देखने को मिल जाएगा? लोहानी केव्स हो गया। हाँ, यहाँ पे आपको दिल्ली दरवाजा भी एक जगह है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो मांडू में कुछ इतनी सारी चीजें जो है हमने देखी। ठीक है, मांडू में क्या क्या चीजें हमने देखी? तो सबसे पहले हमने देखा भाई आपका जहाज महल, है ना? जहाज महल देखा, उसके बाद हमने हिंडोला महल देखा, फिर हमने होशंग शाह की टॉम देखी। ये आपको मेन चीजें ना याद रखनी है कि भाई ये जो जितनी भी जगहें हम बता रहे हैं वो कहाँ पे है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी एमपीपीएससी जो है वो पूछती है। फिर हमने देखा बाज बहादुर पैलेस है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने देखा रानी रूपवती पवेलियन है, जामी मस्जिद है, नीलकंठ महादेव टेम्पल है, रीवा कुंड है। फिर एक्स्ट्रा चीजें जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है वो भी हमने देखी। चंपा बावड़ी है, दाई का महल है, लोहानी केव है, अशरफी महल है, कपूर और मुंजलेक है, दिल्ली दरवाजा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जल्दी बोलो। मांडू, धार में। ठीक है, मांडू कहाँ है? धार डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से आपको पता लगाना है। इंपॉर्टेंट चीजें भी हमने यहाँ पे पढ़ी। मांडू को हम मांडव या मांडवगढ़ भी कहते हैं, शादियाबाद यहाँ पे हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। ठीक है, और हाँ, सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ फेयर, सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, टाउन ऑफ करीबाग या करीबाग नगर भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, नर्मदा रिवर की बैंक्स पे सिचुएटेड ये शहर है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की बहुत ही प्रेम गाथाओं से भरा हुआ शहर जो है वो है हमारा मांडू। ठीक है, यहाँ से हमारा एक और जो इम्पोर्टेंट शहर है मांडू वो खत्म होता है। ठीक है, एक और मंदसौर और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे मंदसौर। भाई मंदसौर भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साइट है हमारे मध्य प्रदेश में। मंदसौर जो है एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे मध्य प्रदेश में, जिसको एंशियंट टाइम में कुछ नाम दिए गए हैं। उस एंशियंट नेम्स को जरा मैं आपको दोहराती हूँ। इसको मंदसौर को जो है ना दशपुर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था एवरीबॉडी? दशपुर कहा गया है, इंदरगढ़ कहा गया है, इंदरगढ़ कहा गया है, ग्यारसपुर भी इसको कहा गया है। ठीक है, दशपुर कहा गया है, इंदरगढ़ कहा गया है, ग्यारसपुर कहा गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि भाई दशपुर किसको कहा गया है, कौन किस वाले इलाके का मध्य प्रदेश में दशपुर जो है एंशिएंट नाम हुआ करता था। तो आपको याद रखना है मंदसौर, है ना? मंदसौर को क्या क्या कहा गया है ये आपको याद रखना होगा। दशपुर, इंदरगढ़, ग्यारसपुर, ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिल रही है? ये कौन से किसके नाम है? ये मंदसौर के एंशिएंट नेम्स है। ठीक है, फिर मंदसौर क्यों फेमस है? तो मंदसौर सबसे ज्यादा फेमस है किस चीज के लिए? जल्दी बताओ। पशुपतिनाथ मंदिर के लिए, पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए ये सबसे ज्यादा जाना जाता है। बोला जाता है कि ये जो पशुपतिनाथ टेम्पल मंदसौर में सिचुएटेड है ना, ये मैं दिखा रही हूँ, ये वही है। ठीक है, पशुपतिनाथ टेम्पल जो मंदसौर में सिचुएटेड है, इसको कंपेयर किया जाता है नेपाल के पशुपतिनाथ टेम्पल से। कंपेयर किया जाता है नेपाल के पशुपतिनाथ टेम्पल से। ठीक है, ठीक है, मंदसौर के बारे में आप इतना याद रखेंगे, काफी ज्यादा सही है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एमपीपीएससी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछता है। मंदसौर बहुत ही बढ़िया एक हिस्टोरिकल सिटी है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो, राजस्थान से सटी हुई है। ठीक है, फेमस है अपने टेम्पल्स के लिए, कल्चरल हेरिटेज के लिए और कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए। बहुत ही ज्यादा फेमस किस चीज के लिए? जैसा कि मैंने आपको बताया, पशुपतिनाथ टेम्पल जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग है, और मंदसौर फोर्ट के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, और किस लिए इसको रिकॉग्नाइज किया गया है? तो डेफिनेटली ओपियम प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, ओपियम प्रोड्यूस किया जाता है सबसे ज्यादा मंदसौर में। ठीक है, मंदसौर में ही होता है एक्चुअली, है ना? जब आपने पढ़ा होगा तब आपको पता होगा ओपियम इंडस्ट्री कहाँ पे है भाई हमारी। ओपियम इंडस्ट्री आपकी कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ओपियम इंडस्ट्री है आपकी मंदसौर में। स्टोन इंडस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगा। एंशिएंट नेम जो है मंदसौर का वो क्या है? दशपुर है, इंदरगढ़ है और ग्यारसपुर हमने ये पढ़ के आए हैं। बहुत सारी डायनेस्टीज ने यहाँ पे आके रूल किया, है ना? यशोधर्मन जो कि पावरफुल रूलर थे मैत्रिका डायनेस्टी के, उन्होंने हुनास को यहाँ पे डिफीट करके अपनी राजधानी जो है मंदसौर को बनाई थी। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन और आर्टिफैक्ट्स आपको गुप्ता और मौर्यन पीरियड्स के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ मेजर हिस्टोरिकल और रिलीजियस साइट्स की बात करें भाई मंदसौर में, तो सबसे पहला आपके दिमाग में कौन सा आना चाहिए भाई? पशुपतिनाथ का मंदिर। पशुपतिनाथ का मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये एक ऐसा मंदिर है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, और ये कंपेयर किया गया है आपका नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूनिक 8 फेस का शिवलिंग यहाँ पे लोकेटेड है।
ठीक है। ये शिवना रिवर की बैंक्स पे जो पशुपतिनाथ टेम्पल है वो सिचुएटेड है, याद रखिएगा। पशुपतिनाथ टेम्पल किस रिवर की बैंक्स पे है, तो ये है आपकी शिवना रिवर की बैंक पे सिचुएटेड। ठीक है, मेजर पिलग्रिमेज साइट है और महाशिवरात्रि के टाइम पे सबसे ज्यादा हल्ला बोल होता है पशुपति मंदिर में, मंदसौर में। फिर ये किस लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फेमस है आपका मंदसौर, तो मंदसौर अपने किले के लिए, मंदसौर का किला या दशपुर फोर्ट या मंदसौर फोर्ट जिसे कहते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, परमारों के टाइम पे इसे बिल्ड किया गया था, फिर बाद में इसको और ज्यादा बनाया मालवा सल्तनत के टाइम पे। ठीक है, बहुत यहाँ पे वॉच टावर है ना, बहुत ही प्यारा व्यू आता है सिटी का मंदसौर फोर्ट से, ये आप देख सकते हैं। और मंदसौर किस लिए जाना जाता है, तो भाई गांधी सागर डैम कहाँ पे सिचुएटेड है, जल्दी बताइए मुझे। मंदसौर दशपुर में कहाँ है ये सिचुएटेड, गांधी सागर डैम। ठीक है, गांधी सागर डैम जो है बहुत ही बढ़िया एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, चंबल रिवर के ऊपर ये बनाया गया है गांधी सागर डैम। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है हमारे मध्य प्रदेश का और काफी बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है और सीनिक व्यूज अगर आप देखना चाहें तो गांधी सागर डैम में आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर यशोधर्मन का पिलर इंस्क्रिप्शन आपको मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। जब आप यशोधर्मन जो कि हुना डायनेस्टी के थे उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तब उनका जो एक इंस्क्रिप्शन है वो भी आपको मंदसौर में देखने को मिलता है कि जो यशोधर्मन किंग है, जो कि हुना किंग हुआ करते थे, उनके इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन जो है वो आपको पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। फिर आपका एक और टेम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बही पार्श्वनाथ जैन टेम्पल, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट है ये, है ना, एंशिएंट आइडल्स वगैरह यहाँ पे लोकेटेड है। फिर नलछा माता टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, गॉडेस नलछा माता यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे सूर्य मंदिर, चांदवासा सूर्य टेम्पल जो है वो आपको मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो सूर्य मंदिर है ये हुना किंग मिहिर कुला ने बनाया है, ये याद रखेगा। ये जो सन टेम्पल है ये किसने बनाया है, जो हुना किंग है, जो हुना डायनेस्टी के किंग है, क्या नाम है उनका, मिहिर कुल। मिहिर कुल ने इनको क्या किया है, बनाया है। चंदवासा सन टेम्पल जो है मिहिर कुल ने इसको बनाया है। कुछ इंपॉर्टेंट और साइट जो कि इसमें नहीं दी हुई है यहाँ पे देख लीजिए, सन टेम्पल हो गया, है ना। यहाँ पे आप एक और फोर्ट देखोगे जिसे हम हिंगलाजगढ़ फोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, हिंगलाजगढ़ फोर्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर। ठीक है, मंदसौर में है, कौन से रॉक शेल्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर्स कहाँ लोकेटेड, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है भाई आपके मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल धर्म राजेश्वर, है ना, धर्म राजेश्वर टेम्पल जो है वो भी आपका कहाँ पे लोकेटेड है, वो भी आपका लोकेटेड है आपका मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मंदसौर के बारे में कर लिए हमने। ठीक है, समझ में आ गया, याद रहेगा मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी आप सभी को। ठीक है इसके आगे फिर है आपका बुरहानपुर वगैरह, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, काफी बड़ा ये सेशन हो चुका है। एक बार हम रिकॉल कर लें मंदसौर डिस्ट्रिक्ट हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने करी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातों में हमने सबसे पहले क्या किया कि भाई सबसे पहले जो हमारी मध्य प्रदेश की स्टेट टूरिज्म पॉलिसी है वो किस साल में इंट्रोड्यूस हुई है, तो वो 2012 में आई, इसको फिर बाद में रिवाइज किया गया 2014 में। ठीक है, फिर वाटर टूरिज्म पॉलिसी आपकी कब आई, फेब 28 2017 में। स्टेट टूरिज्म पॉलिसी सबसे पहले कब डिक्लेयर की गई थी आपकी, 5 सितंबर 2012 को, फिर रिवाइज आपकी 2014 16 सितंबर को हुई। फिर आपका जो स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है 1978 वाले साल में इसको बनाया गया। टूरिज्म बोर्ड कब बना आपका, 22 फरवरी 2014 को। और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड आपका कब बना, तो 12 जुलाई 2005 को ये बना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि इंपॉर्टेंट साइट्स, भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारी 3 चीजें इंक्लूडेड है और 2 सिटीज इंक्लूडेड है। ठीक है ना खजुराहो, खजुराहो के जो मंदिर है 1986 में इसको इंक्लूड किया गया, सांची स्तूपा। फिर आते हैं भीमबाड़का केस और 2 हेरिटेज सिटीज है जो कि है ओरछा ग्वालियर। 3 तरीके से टूरिस्ट प्लेसेस क्लासिफाई हैं, एक हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, रिलीजियस और नेचुरल साइट। ठीक है, फिर हमने देखा खजुराहो के मंदिरों के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने सांची, सांची देख लिया, है ना, कुछ एंशिएंट नेम्स वगैरह देखे, सांची के मांडू देखा और हमने मंदसौर यहाँ से कंप्लीट कर लिया। 4 सिटीज हमने कंप्लीट करी है। नेक्स्ट वाले सेशन में हम बुरहानपुर वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस। जाने के पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ, मेहरा क्लासेस आप सभी के लिए पेपर 1 जीके जीएस का जो कोर्स है
वो लॉन्च कर चुकी है, जहाँ पे हम इसी प्रकार से बहुत बेहतरीन तैयारी डीपली वे में करते हैं। ठीक है, आपको सभी चीजें वहाँ पे देखने को मिलने वाली है। हम वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, हम आपको वीकली वहाँ पे डाउट सेशंस जो है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको वहां मिल जाएगी, आपको पीवाईक्यूज का एनालाइज वहां पे करवाया जाता है। 5,000 से ज्यादा के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस सीरीज जो है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी, और डेफिनेटली नोट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको मिल जाती है मात्र मात्र 999 रुपीज में। काफी छोटा सा अमाउंट है, लेकिन इतना बड़ा पैकेज आपको दिया जा रहा है। इतने कंप्रहेंसिव पैकेज के लिए 999 जो प्राइस है वो काफी ज्यादा छोटी है। ठीक है, आप इस प्राइस में इतना सब कुछ, आपको पेपर 1 जीके जीएस की पूरी बेहतरीन प्रेपरेशन आपको मेरा क्लासेस पे हम सभी फैकल्टीज के साथ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप पूछोगे मैम हम क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। आपको वहां से हमारा ऐप डाउनलोड करना है। हमारे ऐप का नाम है मेरा क्लासेस ऑफिशियल ऐप। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आपको हम हमारे ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मेरा क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं, और फर्दर एनी इंक्वायरी आपको चाहिए है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर इंक्वायरी ले सकते हैं। जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्लीज जल्द से जल्द हमें ज्वाइन करिए। देखिए, जून फर्स्ट वीक से हमारे जो एग्जामिनेशन है वो चालू हो रहे हैं, है ना। पेपर 1 काफी ज्यादा क्रूशियल पेपर है। सबसे पहला जो पेपर, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है हमारा जीके जीएस, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लीजिए मेरा क्लासेस को। मेरा क्लासेस की फैकल्टी आपको पेपर 1 जीके जीएस में काफी ज्यादा अच्छे से एक्सपर्टीज करवा देगी, है ना। आपको बस मेहनत करनी है। ठीक है, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ ही साथ, आपकी सफलता के लिए तैयारी हम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द मेरा क्लासेस पे जुड़ जाइए हमारे साथ बेटर प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अभी के लिए हम ये सेशन यही समाप्त करते हैं। स्टे ट्यून, हम नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लेकर आएंगे। ठीक है, इसके बाद वाले जो शहर है, जो कि बुरहानपुर, जैसे ग्वालियर हो गया, शिवपुरी, ये आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल साइट्स हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, ध्यान रखिए, और जल्द से जल्द जाके एनरोल कर लीजिए, भूलिएगा मत।